मोशन इन अ प्लेन ना, क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 नया एनसीईआरटी के हिसाब से। अच्छा, तो सबसे पहला टॉपिक इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर के बारे में। ठीक है, स्केलर और वेक्टर पर चर्चा होगा अभी। ठीक है, तो वेक्टर का टॉपिक जितना अभी पहले चलेगा, वेक्टर एक प्रकार का मैथमेटिक्स भी है, वो पहले टॉपिक हम लोग सारा पढ़ेंगे, उसके बाद तब ये जो मोशन इन अ प्लेन है वो भी स्टार्ट होगा उसके बाद। तो एनसीईआरटी में तो ये सब चीज़ लाइन बाय लाइन सब कुछ दिया हुआ ही है, वही हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ ये वेक्टर का टॉपिक 12th के मैथ में भी है। ठीक है, तो मिलता जुलता चीज़ है हम लोग। तो बात करते हैं जरा सा। 9th क्लास में सुने होंगे स्केलर और वेक्टर का नाम, यानी जिसको सदिश राशि और अदिश राशि कहते हैं। हिंदी में सदिश राशि या फिर क्या अदिश राशि होता है, स्केलर या फिर क्या वेक्टर। वेक्टर हो गया सदिश राशि, स्केलर होता है अदिश राशि। ये सब हिंदी मीडियम वाले पढ़े होंगे। तो वेक्टर और स्केलर क्या है, इस पर बात करते हैं। कोई बता सकते हो कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बोले तो क्या, लेंथ, मास, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, फिजिक्स में सब जो इस्तेमाल हो रहा है वो सारा, जो कि क्या है, जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया जिसके पास कुछ न कुछ मान होता है और दिशा होता है, और साथ ही साथ अगर वो वेक्टर के जोड़ के नियम का पालन कर रहा है तभी वह भौतिक राशि, वह फिजिकल क्वांटिटी हमारा वेक्टर कहलाता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए 3 चीज होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या, लेंथ, मास, टाइम, वेलोसिटी, जिसको हम लोग नाप सकते हैं ना, चैप्टर 1 में पढ़े थे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। अच्छा, तो वह फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या, मैग्नीट्यूड यानी कुछ न कुछ मान हो और दिशा भी हो, और साथ ही साथ वह वेक्टर के जोड़ के नियम का पालन करता हो, वही फिजिकल क्वांटिटी हमारा वेक्टर कहलाता है। इसके ठीक उल्टा एक होता है क्या, स्केलर, जिसको अदिश राशि कहते हैं। उसमें डायरेक्शन जनरली नहीं होता है। जैसे मास ना, अगर बोलेंगे क्या कि हाँ हमारा वजन है, अगर मान लिया जाए, या वेट वगैरह है 50 kg, तो कभी ऐसा तो नहीं कहते कि हमारा जो वेट है वो पूरब में 50 kg है या पश्चिम में इतना, इस टाइप का तो नहीं। कोई डायरेक्शन का चर्चा हम लोग नहीं करते। लेकिन अगर फोर्स लगा रहे हैं तो हम लोग बात करेंगे, हाँ भाई हमने 5 न्यूटन का फोर्स उत्तर दिशा की तरफ लगाया, या 10 न्यूटन का फोर्स हमने दक्षिण दिशा की ओर लगाया। ठीक है, तो हम लोग क्या है, फोर्स का जब चर्चा कर रहे हैं तो उस समय हम लोग डायरेक्शन का बात करते हैं कि हमने इतना फोर्स इस दिशा में लगाया या फिर इतना फोर्स इस दिशा में लगाया, डायरेक्शन वहां पर आया। अच्छा, फोर्स जो है वो वेक्टर के जोड़ के नियम का भी पालन करता है। वेक्टर का जोड़ का नियम क्या है वो हम लोग समझेंगे अभी। ठीक है, 1-2 क्लास के बाद वेक्टर के जोड़ का नियम भी आएगा, एडिशन ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहली बात कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वेक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए, जरूरी है कि एक तो उसके पास मैग्नीट्यूड हो, यानी उसका कुछ ना कुछ मान होना चाहिए। दूसरा, उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए, दिशा होना चाहिए, और साथ ही साथ वो वेक्टर के जोड़ के नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इस पे इधर हम लोग 5 न्यूटन का फोर्स लगाएं, इधर हम लोग 5 न्यूटन का फोर्स लगाएं, तो कुल मिला के कितना हो गया, 10 न्यूटन। अच्छा, अगर एक आदमी इधर लगाता 5 न्यूटन, इधर लगाता क्या 5 न्यूटन, तो ये क्या हो गया, 0। अगर एक तरफ 5 होता एक तरफ 7 होता तो घटा के 2 लिखते। अच्छा, अगर मान लिया जाए एक इधर फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन और एक इधर फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। थीटा बराबर मान लिया जाए 60 डिग्री। तो अब 5 इधर, तो अब नेट फोर्स ऐसे बीच में आएगा, एक उधर लगा रहा है एक इधर लगा रहा है, तो वस्तु तो बीच में जाएगा ना। जैसे अगर मान लिया जाए यही कोई बुक है, ठीक है, एक इधर फोर्स लगा रहा है एक इधर फोर्स लगा रहा है, एक इधर है और एक इधर है, फोर्स ऐसे इधर और इधर लगाएंगे, ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, बीच में जाता है। तो नेट फोर्स किधर लग रहा है, बीच में। एक फोर्स इधर, तो नेट फोर्स बीच में। ठीक है, तो ये जो नेट फोर्स बीच में लगा, तो ये नेट फोर्स कितना आएगा, जैसे इसमें तो 5 5 10 था, घटा के इसमें 0, इसमें क्या होगा, इसको निकालने का एक अलग फॉर्मूला होता है जो हम लोग सीखेंगे।
ठीक है, ये आता है 5√3, इतना आएगा। लेकिन कैसे हम लिख दिए वो चीज़ तुम लोग को भी समझाएंगे कि हाँ, फिर देख करके इस तरीके से आसानी से बना दोगे। एक फार्मूला होता है रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू इतना इंटू कॉस थीटा, वो सब सीखेंगे हम लोग। वेक्टर के जोड़ का नियम को हम लोग सीखेंगे फ्यूचर में। अच्छा, एक चीज और है, जरा हम लोग एक बात देखते हैं। जैसे करंट की बात करें, अगर किसी तार में करंट है, 5 एम्पियर का करंट है, ठीक है, 5 एम्पियर का करंट है, और करंट जो है नॉर्थ से साउथ के तरफ जा रहा है। नॉर्थ से किधर? साउथ के तरफ। तो करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो तो क्या है? 5 न्यूटन। करंट का मान कितना है? 5 न्यूटन। और डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन क्या है इसका? साउथ। डायरेक्शन क्या है इसका? साउथ की तरफ। तो 5 एम्पियर का जो करंट है वो साउथ के तरफ जा रहा है। तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी करंट हमारा वेक्टर नहीं होता है, ये स्केलर होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये करंट जो है ना, वेक्टर के जोड़ के नियम का पालन नहीं करता है। जैसे अगर मान लिया जाए यहां है ऐसे, ये 5 एम्पियर का करंट और इधर से भी 5 एम्पियर का करंट आ रहा है। अब बीच का एंगल है क्या? 60 डिग्री। तो अब दोनों करंट मिल करके जो इधर जाएगा वो अब जाएगा कितना? 10 एम्पियर। 5 एम्पियर 5 एम्पियर मिलकर कितना? लेकिन अगर फोर्स होता तब 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाओ, 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाओ, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। तो इस पे जो नेट फोर्स इधर आएगा तो वो आ जाएगा 5√3 न्यूटन। इसमें तो अलग तरीके से जुड़ के आएगा, और इसमें सीधा नॉर्मल अलजेब्रा वाला जो जोड़ घटा होता है वही चलता है इसमें। करंट जो है एक ऐसा एक एक्सेप्शनल केस है। करंट के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड यानी मान है। 5 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर जो भी करंट है वो करंट का अपना कुछ न कुछ मान होता है, प्लस करंट के पास डायरेक्शन भी होता है। लेकिन फिर भी करंट जो है वो वेक्टर के जोड़ के नियम का पालन नहीं करता है, इसीलिए करंट हमारा वेक्टर नहीं होता, वो स्केलर की कैटेगरी में चला जाता है डायरेक्शन होने के बावजूद। तो इसीलिए हम लोग स्केलर और वेक्टर का डेफिनेशन इसी प्रकार बनाते हैं। वेक्टर को लिखते हैं कि इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा, वेक्टर के जोड़ के नियम का पालन भी करेगा। स्केलर में क्या है? मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन इतना पक्का है कि वह वेक्टर के जोड़ के नियम का पालन नहीं करेगा। कौन? स्केलर। स्केलर जो है वेक्टर के जोड़ के नियम का पालन नहीं करेगा। तो इन सब बात को अब हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखेंगे और कुछ उदाहरण भी लिखेंगे वेक्टर का और स्केलर का। इसमें क्या क्या लिखे हैं वेक्टर के बारे में? क्या लिखे कि वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर्स अब वैसा फिजिकल क्वांटिटी होता है, वैसा भौतिक राशि होता है, विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज यानी और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड यानी कि मान होगा जिसके पास, और दिशा भी होगा, ठीक है। एंड दे मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और उनको वेक्टर के जोड़ के नियम का पालन भी करना होगा। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या हो? मैग्नीट्यूड यानी मान भी हो, दिशा भी हो, और वो वेक्टर के जोड़ के नियम का पालन भी करता हो, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? वेक्टर, सदिश राशि ना। इसका उदाहरण कौन कौन सा हो गया? फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, ये सब चीज, ठीक है। अच्छा, फिर स्केलर की बात करें अगर, तो स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर्स अब वैसा फिजिकल क्वांटिटी होता है विच हैव मैग्नीट्यूड, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो यानी कि मान हो, और एंड माइट हैव डायरेक्शन, और उनके पास डायरेक्शन हो भी सकता है। माइट हैव डायरेक्शन मतलब उनके पास डायरेक्शन हो भी सकता है, जिसका संभावना बहुत कम है, ठीक है। बट दे मस्ट नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लेकिन वह वेक्टर के जोड़ के नियम का पालन बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। जनरली दे हैव नो डायरेक्शन, स्केलर के पास साधारणतः देखा गया है कि कोई डायरेक्शन नहीं होता है, साधारणतः उनके पास डायरेक्शन नहीं होता है। अच्छा, इसका उदाहरण अगर लेंगे तो इसका उदाहरण के रूप में मास हो गया, स्पीड हो गया, टाइम हो गया, करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब चीज जिसमें डायरेक्शन नहीं है, वेट है, वजन है, तो उसमें हम लोग कोई दिशा का चर्चा नहीं कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर है तो इस दिशा में इतना टेम्परेचर, उस दिशा में इतना टेम्परेचर, ऐसा बात हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें क्या है? डायरेक्शन नहीं रहता है। स्पीड
एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर स्पीड में हम डायरेक्शन दे देंगे तब वो वेलोसिटी बन जाएगा, वेग बन जाएगा, फिर वो वेक्टर होता है। लिखा जाए, इसको लिखा जाए। देखो एक चीज इसमें, एक एक्स्ट्रा एक टेंसर भी एक फिजिकल क्वांटिटी होता है। पढ़ना हम लोग को सिर्फ स्केलर और वेक्टर ही है। टेंसर सब वैसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि जो मान होता है वो उसके दिशा पे निर्भर करता है। उसका एक उदाहरण, सबसे अच्छा एक उदाहरण है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के चैप्टर नंबर 7 में। रोटेशन वगैरह चैप्टर है, रोटेशन नाम का एक चैप्टर है, उसमें हम लोग को पढ़ना है। अभी हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, वो वहां पे जानेंगे। एक रड लेंगे इस तरीके से, रड को अगर ये बीच वाला एक्सिस के चारों तरफ इस तरीके से अगर हम लोग ऐसे करके घुमाएंगे, ठीक है, तो अगर इस तरीके से घुमाते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। एक्चुअली में ये आई हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर रड को इस तरीके से घुमा रहे हैं, सेंटर से एक्सिस पास कर रहा है, ऐसे घुमाएंगे, एल लेंथ का रड है और उसका मास क्या है, एम, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम यानी कि मास इंटू लेंथ का स्क्वायर बाय क्या 12, एम एल स्क्वायर बाय 12। ये चीज क्या है ये हम लोग को आगे चल के समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर रड को हम लोग यहां से घुमाते हैं एक इंच से, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाय 3 हो जाता है। और अगर ऐसे करके घुमाएंगे तब उसका यहाँ वाले एक्सिस से, तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। लेकिन ये सब कैसे कैसे होता है ये हम लोग को चैप्टर नंबर 7 में पढ़ना है। जब हम लोग रोटेशन वगैरह टॉपिक पे आएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है सब कुछ वहां सीखेंगे, ठीक है। तो बस ये हल्का सा ऐसे ही इंट्रोड्यूस कर दिए, जबकि हमको इसका कोई काम है नहीं। इसमें एक छोटा सा बात करंट के बारे में हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे। नोट में एक बात कि जो करंट था उसके बारे में हम लोग क्या जाने थे कि करंट एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी वह वेक्टर नहीं है क्योंकि वह लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है इसका। तो इस चीज में एक बात और करंट के बारे में हम लोग नोट डाउन क्या किए कि करंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। करंट एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है, मान है और डायरेक्शन भी है, बट इट इज अ स्केलर। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी ये क्या है, एक स्केलर है, नॉट अ वेक्टर। स्केलर है, वेक्टर नहीं है, क्योंकि इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर के जोड़ के नियम का पालन नहीं करता है, इसीलिए ये वेक्टर नहीं है बल्कि क्या है, ये स्केलर है, ठीक है। तो ये और ये पॉइंट नोट डाउन करना है। चलो आगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, मतलब एक वेक्टर को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से दिखलाते हैं, वो दिखलाने का तरीका समझेंगे हम लोग। हाँ, जैसे एक तो सिंबल के मदद से भी दर्शा देते हैं। जैसे कि अगर हम लोग लिख दिए ए तो एक कैपिटल लेटर में, उसके ऊपर इस तरीके से एरो दे दिए, तो इसका मतलब समझ जाएंगे ओ अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे क्या है भाई कि ये ए इज अ वेक्टर, ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ए क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ये तो ऐसे कर दिए, या फिर अगर लिख दिए क्या बी और इसके ऊपर ऐसे एरो दे दिए तो भी हम लोग समझ जाएंगे कि ओ क्या चीज है, कि इसका मतलब क्या है, हेयर बी इज अ वेक्टर, बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। या फिर ऐसा भी रहता है, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है ए और उसके ऊपर ऐसे छोटा सा कैप, ये भी एगो वेक्टर को दर्शाता है ना। ये यूनिट वेक्टर का सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर, ये हम लोग आगे जानेंगे यूनिट वेक्टर क्या होता है। सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर स्मॉल लेटर में या तो ए कैप, या तो बी कैप, सी कैप, डी कैप, इस तरीके से कुछ भी लिखा रह सकता है। अगर स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है तो स्मॉल लेटर में लिख करके इस तरीके से कैप दे दिए, मतलब क्या है, एक यूनिट वेक्टर को दर्शा रहा है। यूनिट मतलब इकाई,
यूनिट मतलब एक, ऐसा वेक्टर जिसका मान एक हो उसको दर्शाता है। ये छोटा छोटा लेटर में लिखेंगे तो ऐसा वेक्टर जिसका मान एक हो उसको दर्शाने के लिए छोटा लेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये हम लोग आगे सीखेंगे, फिलहाल इतना जानते हैं हम लोग। या तो ऐसे करके एरो दिया रहेगा कैपिटल लेटर में और उसके ऊपर एरो, या तो छोटा लेटर में ऐसे करके कैप, या तो कभी कभी छोटा लेटर में भी एरो दिया रहता है, या तो फिर क्या छोटा लेटर में भी क्या किया रहता है, एरो दिया रहता है। या फिर तुमको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, या तो ये तो हुआ ही, या फिर ऐसे भी लिखा रह सकता है देखो, या फिर ए लिख करके स्मॉल लेटर में और उसके ऊपर एरो दे दिए, इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, कुछ भी ऐसे भी काम चल सकता है। तो कोई भी कुछ भी लिखा हुआ रहेगा तो उसमें ध्यान देना। अच्छा, अब फिर होता है क्या, या तो क्या दिया रहेगा, कैप दिया रहेगा, या तो क्या दिया रहेगा, एरो दिया रहेगा। अच्छा, फिर उसके बाद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्राम के मदद से कैसे दिखलाते हैं किसी वेक्टर को। तो देखो जरा सा समझो, अभी लिखने के चक्कर में एकदम नहीं रहना। जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स के ऊपर अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो फोर्स लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, देखो तो ये क्या किए, एफ, एफ क्या है, वेक्टर, एफ फोर्स हमारा एफ क्या है, वेक्टर है। अच्छा अच्छा, इसका मान कुछ ना कुछ होगा, मान लिया जाए 20 न्यूटन का या 30 न्यूटन का या कुछ भी। ये 20 न्यूटन इस तरफ लग रहा है, 20 न्यूटन टुवर्ड्स मान लिया जाए नॉर्थ, उस तरफ मान लीजिए, इस तरफ क्या है, नॉर्थ है मान लो। तो 20 न्यूटन लग रहा है किधर, नॉर्थ के तरफ। तो हम इस फोर्स को दर्शाने के लिए क्या चीज का इस्तेमाल किए, देखो तो एक बड़ा सा एरो का इस्तेमाल किए, तीर का इस्तेमाल किए ना फोर्स को दिखलाने के लिए। तो वही चीज हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एरो से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वाला जगह कहलाएगा हेड और ये वाला जगह कहलाएगा टेल। ठीक है, ये टेल है, ये क्या है, हेड। अगर हमसे पूछेगा कि जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन किधर है, किस दिशा में है वेक्टर काम कर रहा है, तो ये है उसका दिशा। अगर 20 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ की तरफ लग रहा है, इसका मतलब ये तीर उधर बता रहा है, उधर लग रहा है, उधर नॉर्थ है, इसका मतलब जिधर तीर का दिशा रहता है उधर ही वेक्टर का डायरेक्शन हो जाता है। अच्छा एक बात और, इसके ऊपर जो तीर दिखा हुआ उससे मतलब नहीं है, ये जो तीर ऐसा वाला है उससे मतलब है। जैसे कि ये है क्या, वेक्टर बी, डायरेक्शन वेक्टर बी का कौन सा होगा, ये होगा। अच्छा, अगर ऐसे लिखा हुआ है ये है वेक्टर सी, इसमें वेक्टर सी का डायरेक्शन किधर है, ऊपर है। ठीक है, हमेशा इसके ऊपर में जो एरो रहता है वो तो लेफ्ट से राइट की तरफ हमेशा रहेगा, उससे हमको मतलब नहीं रखना। हमको ये देखना है बड़ा वाला जो तीर है वो किस दिशा में हमको डायरेक्शन बता रहा है। डायरेक्शन जो होता है वेक्टर का वो हमेशा किधर, टेल से हेड की तरफ। ठीक है, ये चीज को भी हमको इसके बाद ये वाला चीज को नोट डाउन करना है। फिर आगे भी एक बात ध्यान रखना है इसी में, ये डायरेक्शन की अगर बात करें तो वेक्टर का जो डायरेक्शन हमेशा किधर होता है, टेल से हेड की तरफ, टेल से हेड की तरफ ये डायरेक्शन बताएगा। हाँ, इसको लिखा जाए ये, फिर ये। चलो देखो, इसमें डायरेक्शन का अगर बात करें तो डायरेक्शन हमेशा तो किधर, टेल से हेड हुआ। अच्छा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो उसके जो एरो जो है उसको दर्शाने के लिए जो हम लोग एरो इस्तेमाल किए हैं उसके लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ एरो यूज टू रिप्रेजेंट द वेक्टर। जिस तीर का इस्तेमाल हमने किया है वेक्टर को दर्शाने के लिए उसके लंबाई पर निर्भर करेगा। कहने का अर्थ उसके प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जैसे कि एक वेक्टर दिया हुआ है ये ए है, एक वेक्टर दिया हुआ है ये बी है, दोनों में जो बी है उसका मान ज्यादा हो गया, ए जो है उसका मान कम होगा। यह सब तरीका हम लोग लिख सकते हैं। हाँ, हेयर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज मोर देन वेक्टर ए। अच्छा एक चीज और देखो इसमें जरा सा, मैग्नीट्यूड को अगर हम दर्शा रहे हैं तो जैसे कि अगर कहीं पे कोई वेक्टर लिखा हुआ है, वेक्टर एफ बराबर 20 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ लिखा हुआ है, ठीक है,
20 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ की तरफ लग रहा है, मान लो नॉर्थ साउथ कुछ भी हो सकता है। अगर हम लोग ऐसे करके अगर इसको मॉड में ऐसे लिख दे, इसका मतलब हमने क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ। इसको क्या पढ़ेंगे, वेक्टर एफ है, इसको ऐसे मॉड में डाल दिए तो उसको हम क्या पढ़ेंगे कि वेक्टर एफ का ये मैग्नीट्यूड है। वेक्टर एफ को अगर मॉड में डाल दिए इसका मतलब वह वेक्टर एफ का क्या है, मैग्नीट्यूड है। इसको क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब उसका मान, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ, जो कि बराबर कितना है भाई यहाँ पे 20 न्यूटन। कितना है 20, या फिर इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, खाली सिंपल एफ लिखेंगे तब भी वो एक ही बात है। ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ, और जो कि कितना है हमारा, एक ही चीज। या तो ऐसे तीर के साथ मॉड ले लो, या तो तीर भी हटा दे, खाली एफ लिख दिए। इसका मतलब वेक्टर एफ का वो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर एफ का क्या हो गया, वो मान हो गया, वेक्टर एफ का मान। या तो ज़्यादातर बुक में ऐसे तीर दे के ऐसे मॉड दे देता है, उससे भी हमको यही समझना है कि वेक्टर एफ का वो क्या है, मान है। ठीक है, तो वेक्टर एफ के मान को या किसी भी वेक्टर के मान को अगर दर्शाना है तो हम लोग ऐसे मॉड लिखेंगे, उससे हम समझ जाएंगे ओ वेक्टर एफ के मान की बात कर रहे हैं, दिशा का बात नहीं कर रहे हैं। इसमें दिशा कौन सा है, नॉर्थ। अब मैग्नीट्यूड क्या है 20 न्यूटन। ठीक है, लिखो इसको जरा ये, फिर देखो एक नोट में एक छोटा सा बात कि एक वेक्टर को अगर हम चाहें तो उसके खुद के पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब खिसका सकते हैं। क्या कहने का अर्थ हुआ, जैसे कि अगर एक वेक्टर है ऐसे ए, इस वेक्टर ए को अगर हम चाहें तो यहां से खिसका करके यहां ला सकते हैं बिना उसके दिशा को बदले हुए। का जितना लंबाई है कुछ है समानांतर, चाहे इधर चाहे इधर, चाहे आगे चाहे पीछे, किसी भी दिशा में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको शिफ्ट कर सकते हैं, यानी खिसका सकते हैं। जैसे कि अगर एक वेक्टर है एफ, मान लिया जाए ये एफ बराबर दिया हुआ 20 न्यूटन टूवर्ड्स साउथ ना, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है साउथ की तरफ। तो अब भी इसी वेक्टर को यहां से खिसका के यहां लिए, अभी तो दिशा वही है इसका, अभी इसका मान क्या है 20 न्यूटन ही है, और क्या है टूवर्ड्स साउथ ही है। जैसे अगर हम लोग इस पर फोर्स लगा रहे हैं, उधर मान लिया जाए नॉर्थ है, ठीक है, और हम 5 न्यूटन का फोर्स अगर लगा रहे हैं किधर, नॉर्थ की तरफ, ठीक है, 5 न्यूटन का नॉर्थ की तरफ लगाएं, इसको खिसका के यहाँ लेके आए, अब भी तो 5 न्यूटन का किधर लगा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ लगा रहे हैं, अब भी 5 न्यूटन नॉर्थ, अब भी 5 न्यूटन नॉर्थ, समानांतर ही रखेंगे। हम दिशा को अगर नहीं बदल रहे हैं तो हम सदिश राशि को यानी वेक्टर को क्या कर सकते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी बिना दिशा बदले हुए उसको खिसका सकते हैं। ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं, लिखा जाए इसको। देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ स्केलर, एक छोटा सा बात, जैसे कि अगर कोई एक वेक्टर इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, ये है वेक्टर ए, ठीक, यदि इस वेक्टर में हम गुना कर दे क्या चीज से, 2 से, मान, तो क्या होगा, इसका जो डायरेक्शन था वो तो जस का तस रहेगा, बस इसका लंबाई जो है वो डबल हो जाएगा, लंबाई जो वो उतना टाइम्स क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, ये एक केस अगर मान लिया जाए ऐसा हो जाए, ये जैसे वेक्टर बी है मान लो, या फिर ए बी कुछ भी हो सकता था, ये है इस तरीके से एक वेक्टर, ठीक, यदि हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे -2 से, किस चीज से मल्टीप्लाई कर दे, -2 से, तब क्या होगा, तब लंबाई तो इसका डबल होगा, इसका ठीक डबल हो जाएगा लंबाई, ठीक है, लेकिन लंबाई डबल हो गया इसका, ठीक है, लेकिन बात यहां ये होगा कि इसका दिशा जो है वो उल्टा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें माइनस साइन है। ये सब छोटा सा बात ध्यान रखना। तीर का लंबाई 2 से गुना किए तो 2 गुना हुआ, 3 से गुना करते तो 3 गुना होता। अगर निगेटिव वाले स्केलर से गुना करेंगे तो लंबाई तो बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा, दिशा उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक छोटा सा बात यही नोट डाउन कर दिए कि इफ वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर विथ स्केलर, स्केलर कौन, तो लैम्डा,
मान लिया जाए लेमडा है कोई, 2 की जगह लेमडा बोल दिए, कोई एक स्केलर लेमडा से गुना करते हैं तो इस मैग्नीट्यूड विल बी इंक्रीज, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैग्नीट्यूड यानी कि मान क्या होगा, बढ़ेगा। लेमडा टाइम्स यानी लेमडा गुना उसका मान बढ़ जाएगा। 2 से गुना करेंगे तो 2 गुना बढ़ेगा, 3 से गुना करेंगे तो 3 गुना बढ़ेगा। एंड डायरेक्शन विल रिमेन सेम इफ लेमडा इज पॉजिटिव, अगर लेमडा पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रहेगा। एंड द डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड इफ लेमडा इज नेगेटिव, यानी कि जैसे 2 से गुना किए तो 2 गुना इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया दोनों स्थिति में। अच्छा, अगर 2 पॉजिटिव था तो डायरेक्शन वही रह गया, अगर 2 निगेटिव था तो डायरेक्शन उल्टा हो गया। क्या? चलो आगे हम लोग बात करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच एंगल किस प्रकार निकालेंगे, दो वेक्टर के बीच एंगल किस प्रकार से निकालते हैं। चलो देखो समझते हैं। जैसे मान लिया जाए एक वेक्टर यहां दिया हुआ है ऐसे, ये है वेक्टर ए, सदिश राशि वेक्टर ए। वेक्टर ए मतलब ऐसे मानो जैसे कि एक फोर्स इधर लग रहा है, मान लो एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। अच्छा, और एक फोर्स इधर लग रहा है ऐसे, ठीक है। ये है क्या, वेक्टर पी। ये वेक्टर ए, ये है क्या, वेक्टर पी। अच्छा, दोनों का ये वाला जो पोजीशन है इसको क्या कहते हैं, दोनों का ये टेल होता है और ये दोनों का क्या होता है, हेड, ठीक है। ये दोनों का हेड है, ये भी हेड है, और ये जो पोजीशन है ये क्या है, दोनों का टेल कॉमा टेल, दोनों का एक साथ मिला हुआ है। दोनों वेक्टर का यानी कि वेक्टर मतलब एक फोर्स इधर है एक फोर्स इधर है, इसका और इसका दोनों का टेल एक जगह मिला दिए और दोनों का हेड अपना जिधर है उधर, इसका इधर डायरेक्शन इसका इधर डायरेक्शन, दोनों का टेल जब मिलाएंगे तो यहां पर देखो तो एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, इधर भी एक एंगल बन रहा है और इधर भी एक एंगल बन रहा है। उस दोनों एंगल में से जो छोटा एंगल है उसको कहेंगे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। जो क्या है, छोटा है, उसको क्या कहेंगे, दोनों वेक्टर के ना। तो ये यहां पे क्या हो गया, एक θ1 और एक θ2। दो वेक्टर के टेल को एक जगह मिलाएंगे, वहां पर दो एंगल बनेगा। उन दोनों एंगल में से जो छोटा होगा उसी को कहेंगे हम लोग दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। समझाते हैं, जैसे एक और यहां पे एग्जांपल देते हैं। जैसे एग्जांपल यहां पर देते हैं, मान लिया जाए ये इस तरीके से दिया हुआ है, एक वेक्टर ऐसे ए, ठीक है, और एक वेक्टर ऐसे है बी, ठीक है, दो वेक्टर है। अच्छा, ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री का और ये एंगल बना रहा है मान लो ऐसा नहीं 35 डिग्री का, ठीक है। हमको पता करना है कि दोनों वेक्टर के बीच कितना एंगल है, ठीक है। हम एक रूल पढ़े थे लास्ट क्लास में हम लोग कि हम लोग अगर चाहें तो किसी वेक्टर को बिना उसके डायरेक्शन को बदले हुए लेफ्ट या राइट शिफ्ट कर सकते हैं, खिसका सकते हैं। लेफ्ट राइट आगे पीछे मतलब डायरेक्शन नहीं चेंज करेंगे अगर, तो हम लोग दायां बायां खिसका सकते हैं, पैरेलल खिसका सकते हैं। तो उसके हिसाब से जरा देखा जाए, ये वेक्टर बी है ना यहाँ, ठीक है। इस वेक्टर बी को खिसका के मान लो यहां लेकर के आते हैं। ये देखो, ये वेक्टर बी को क्या किए, खिसका के यहां लेकर के आए, तो ये एंगल यहां पे हमारा कितना बनेगा देखो तो, ये तो 35 डिग्री ही रहेगा। वेक्टर बी था ना, इसको यहां से खिसका के क्या किए, यहां लेके आए। डायरेक्शन जो इसका था, डायरेक्शन वही रखे अभी तक, पैरेलली शिफ्ट किए, पैरेलल। तो ये वेक्टर था, इसको खिसका के यहां लेकर के आ गए, ठीक है। अच्छा, और ये वाला जो वेक्टर है इसको हम लोग खिसका करके क्या करते हैं, यहां लेके आ जाते हैं। ये क्या, वेक्टर ए, इसका टेल और इस वाले का भी टेल एक जगह मिल गया। अच्छा, अब देखो तो यहां पर ये 35 डिग्री है ना। अच्छा, ये कितना डिग्री होगा कोई बताओगे, ये इतना सा,
ये देखो ये 60 है ना, तो ये भी क्या रहेगा 60। अच्छा ये पूरा तो 90 होता है ना यहां से यहां तक, ये 60 तो ये बचा क्या 30। अब ए और बी के बीच जो एंगल है हमारा वो तो यही है ना, कितना एंगल 30 प्लस 35, थीटा बराबर 30 और ये 35 मिला करके कितना। अच्छा हम ये इस टाइप का बनाने के लिए देते हैं एक, तो उसको करना है। इसमें हम लोग पहले एक बात लिख लेते हैं, लिखेंगे यही कि हम लोग दो वेक्टर के टेल को एक जगह मिलाएंगे, मिलाने के बाद वहां पर दो एंगल बनेगा, उन दोनों एंगल में से जो छोटा वाला एंगल होगा उसी को हम लोग कहते हैं दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, इसको लिखते हैं, फिर साथ साथ इसको कर लेना है, उसके बाद एक बनाने के लिए देते हैं। ठीक, क्या लिखे हैं इसमें देखो तो, कि when we join tails of two vectors by shifting it parallelly, तो पैरेलल शिफ्ट करके जब हम लोग दो वेक्टर के टेल को ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है, देन देयर विल बी टू एंगल्स, तो वहां पर दो एंगल होगा और अमॉन्ग देम उनमें से जो स्मॉलर एंगल होगा, हाँ कौन सा, अमॉन्ग देम स्मॉलर एंगल इज नॉन एज एंगल बिटवीन दैट टू वेक्टर्स। जब भी हम लोग दो वेक्टर को ज्वाइन करते हैं उनके टेल से मिला देते हैं, टेल से टेल मिलाते हैं, तो वहां पे दो एंगल बनेगा, एक ये और एक ये, तो उनमें से जो छोटा एंगल होगा उसी को कहेंगे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। उसका एक एग्जाम्पल ये बताने का कोशिश किए हम। अब एक काम करते हैं, एक और एग्जाम्पल देते हैं बनाने के लिए, तब देखते हैं उससे क्लियर होगा थोड़ा। इसमें इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताया जाए कितना होगा, तब हमरे भरोसे पे है। देखो इसमें कैसे क्या करेंगे, ये यहां आएगा, यहां लेकर के आए वेक्टर ए, ये मेरा क्या है 90 डिग्री, ठीक है ये 90 है, ये 90 यहां है, तो यहां भी क्या लाएंगे तो क्या होगा 90 होगा। अब ये वाला जो है इसको, ये वेक्टर बी है, अच्छा ये मेरा क्या था 55, तो ये बाकी बचा ये इतना मेरा क्या होगा 35। कैसे पता, ये परपेंडिकुलर है ना, हाँ तो ये 55 और ये 35, 55 35 कितना 90, हाँ तो इतना सही है मेरा क्या है, ये 55 ही होता, ये 55, ये बाकी बचा 35। अब हमको तो ए और बी के बीच का एंगल तो यही ना हुआ, ए और बी के बीच का एंगल ये थीटा बराबर 90 प्लस क्या 35, तो ये 125 डिग्री। ऐसे करके निकाल सकते हैं कोई भी दो वेक्टर के बीच का एंगल। क्या एक और एग्जांपल देखो, इस तरीके से कोई भी रहेगा तो बस हल्का सा शिफ्ट वगैरह करने आना चाहिए। ये मान लिया जाए 40 डिग्री है, ठीक है, और ये इस तरीके से, ये यहां से यहां तक 150 डिग्री है, ये ए है और ये बी है। इसमें कोई लगा सकते हो दिमाग, सोचो, चलो देखो करते हैं। अब इसमें ये देखो तो इतना दूर 150 है, तो स्वाति बताया जाए जरा, ये 150 है ना, ये कितना होगा जरा बताओ तो, कितना होगा, ये 150 है तो ये कितना होगा, कितना 125, तो 30, हाँ सही बात है, ये हमारा क्या हो गया 30, क्योंकि टोटल यहां से यहां तक तो 180 है ना, ये 150 तो ये बचा 30। अच्छा चलो इस वेक्टर बी को हम यहां लेकर के आते हैं, जो इसका डायरेक्शन था वही डायरेक्शन रखे हैं, यहां पे ये मेरा क्या है 30, 150 ये तो 30 है ना, ये 30 तो यहाँ पे क्या 30, अच्छा अब ये 40 है ना, अच्छा ये 40 है ऐसे, तो इसको जरा यहां सटाओ, यहां लेकर के
ये ए का जो दिशा था अभी तो वही रखे है ना, ये मेरा क्या था 40 था, तो ये इतना सा कितना होगा 50, तब ना 50 40 90। अब दोनों के बीच का एंगल तो यही है क्या, दोनों के बीच का एंगल ये हुआ ना, थीटा बराबर 50 प्लस क्या बराबर 80 डिग्री। क्या लिखो, अब टाइप्स ऑफ वेक्टर करेंगे। के बाद ये टाइप्स ऑफ वेक्टर हम लोग 5 तरह का वेक्टर पर बात करेंगे, ठीक है। ऐसे टाइप बनाने का बहुत तरह का लोग बना देता है, लेकिन यही इतना काफ़ी है, यही है जो सबसे मेन टाइप्स ऑफ वेक्टर है। सब पे बात करते हैं एक एक करके। पहला है नल वेक्टर या क्या जीरो वेक्टर, समझते हैं क्या होता है। देखो पहला नल वेक्टर या फिर क्या है जीरो वेक्टर, जो भी लिखे जीरो वेक्टर। देखो अच्छा, जीरो वेक्टर होता क्या है, ऐसा वेक्टर जिसका मान जीरो ना, क्या है समझते हैं। वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। अच्छा मतलब क्या हुआ इसका, देखो जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मान लिया जाए कोई एक वेक्टर है ए, उसमें हम लोग कोई एक दूसरे वेक्टर को घटा रहे हैं, एक वेक्टर ए में घटाएं कोई दूसरा वेक्टर, ठीक है। तो रिजल्ट जो अपने पास आया वो क्या आएगा, जीरो। सेम चीज में से सेम चीज घटाए, वेक्टर में से वेक्टर घटाए तो रिजल्ट क्या है जीरो। तो जीरो लिखना सही तरीका नहीं माना जाएगा, हमको ये लिखना पड़ेगा कि वेक्टर ए में से जब हमने वेक्टर ए को घटाया तो हमको एक जीरो वेक्टर मिला। ये सही तरीका लिखने का, ये सही तरीका हो गया क्या लिखने का, वो बता रहे। कभी कभी एक ऐसा भी होता है, जैसे एक वेक्टर ए है उसमें गुना करोगे वेक्टर ए से, ठीक है, तो गुना करके आया जीरो, ऐसा होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे वेक्टर का गुणनफल अलग तरह का होता है। वेक्टर का ऐसा नहीं ए इंटू ए किए क्रॉस तो ये ए स्क्वायर हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ वेक्टर का गुना भाग थोड़ा अलग तरह का होता है, सीखेंगे हम लोग। तो उसमें जानेंगे कि जब हम लोग ए क्रॉस ए किए अगर जीरो आया तो जीरो लिखना सही तरीका नहीं माना जाएगा, हमको ऐसे लिखना पड़ेगा ए क्रॉस ए बराबर क्या जीरो वेक्टर, ऐसे लिखना पड़ेगा ना। कभी भी दो चीज को गुना करके या घटा करके अगर कोई जीरो रिजल्ट आ रहा है और वो भी एक वेक्टर जैसा चीज है, तो हमको जीरो ना लिख के वहां पे क्या लिखना पड़ेगा, जीरो वेक्टर, ठीक है। देखो जरा इतना आगे बढ़ते हैं। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर तो समझे, ऐसा वेक्टर जिसका मान क्या होगा जीरो, ठीक है। जीरो है लेकिन हमको उसको लिखने का क्या तरीका रहेगा, फिर जीरो जैसे ए में से ए घटाए तो जीरो ना लिख के जीरो वेक्टर लिखना होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगला है क्या, कोप्लेनर वेक्टर। देखो कोप्लेनर वेक्टर का क्या मतलब हुआ, जैसे कि ऐसा वेक्टर सब जो कि एक ही प्लेन में हो, मतलब ये एक्स है वाई है, एक्स वाई कोई एक प्लेन हुआ, एक्स वाई क्या हुआ, ये कोई एक प्लेन हुआ, एक सतह हुआ। इसी प्लेन में अगर कोई एक वेक्टर है ए, कोई एक वेक्टर है क्या बी, कोई एक वेक्टर है ऐसे सी, तो तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में एक समतल में, तो कहेंगे क्या कि ये तीनों वेक्टर आपस में कोप्लेनर है। ये तीनों वेक्टर आपस में क्या है, कोप्लेनर, ठीक है। अच्छा तो अब कोप्लेनर नहीं होने का मतलब क्या होता है, कोप्लेनर नहीं होने का मतलब जैसे दो वेक्टर, ठीक है, मान लिया दो वेक्टर एक ही प्लेन में है और एक वेक्टर कुछ अलग प्लेन में, ऐसे ये अलग, तो ये एक्स वाई तो हो गया, ये क्या है इधर अगर ऐसे है तो इसमें तो जेड एक्सिस भी लग गया ना, तो ये अलग प्लेन हो गया। ये वेक्टर हमारा कोप्लेनर इसके साथ नहीं है। यहां पे ए बी और सी आपस में क्या है, कोप्लेनर, एक ही लाइन में। याद करो एक चीज पढ़े होगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम,
उसमें दो ठो होता है, एक तो आने वाला क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई और एंगल आर बराबर होता है, आपतन का कोण और अपवर्तन का कोण, ये परावर्तन का कोण बराबर रहता है। एक और भी चीज होता है, एक ही तल में होता है, कौन सा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। वो तल कहने का मतलब यही बात हुआ, एक ही प्लेन में हुआ, वही बात बोल रहे हैं, वही चीज बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन में है, तो कहेंगे ये तीनों वेक्टर आपस में क्या है, कोप्लेनर है, ठीक है। अच्छा लिखते हैं इसको जरा, क्या लिख लिए हैं कि वेक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन, वेक्टर जो सब एक ही प्लेन में मौजूद रहता है वही कहलाता है नॉन एज क्या, कोप्लेनर वेक्टर। इसमें ए बी और सी यहाँ पे क्या है, आपस में सब कोप्लेनर है, ठीक है, जो कि एक ही प्लेन में हो, एक ही सतह में हो, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगला देखो क्या है, कनकरेंट वेक्टर। कनकरेंट वेक्टर मतलब ये सब वो वेक्टर हुआ जो एक ही पॉइंट से पास कर रहा हो। जैसे मान लिया जाए एक कोई पॉइंट है, एक वेक्टर इधर से गया ए, ये बी, ये है क्या सी, ये तीनों का तीनों वेक्टर अगर एक ही पॉइंट से पास कर रहा है तो कहेंगे कि तीनों वेक्टर आपस में क्या है, कॉन्करेंट, तीनों वेक्टर आपस में कॉन्करेंट है। ये है यहां कॉन्करेंट, और अगर जैसे इस तरीके से है, एक वेक्टर ए ऐसे हो गया, एक वेक्टर बी ऐसे हो गया, एक वेक्टर सी ऐसे हो गया, ये तीनों वेक्टर आपस में कॉन्करेंट नहीं है, क्योंकि तीनों एक ही पॉइंट से पास नहीं कर रहा है। ये तीनों आपस में एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, तो तीनों आपस में कॉन्करेंट कहलाएगा, ये कॉन्करेंट नहीं कहलाता। इसको लिखते हैं, लैंग्वेज भी देते हैं ना, वेक्टर्स पासिंग थ्रू सेम पॉइंट आर नॉन एज कॉन्करेंट। जो सब वेक्टर एक ही पॉइंट से पास करता है वो आपस में क्या कहलाएगा, कॉन्करेंट कहलाएगा। ये कॉन्करेंट नहीं है, तो ये कॉन्करेंट हुआ, वो ये नहीं है, ठीक है। आगे देखें क्या है, कोलिनियर वेक्टर ना। कोलिनियर वेक्टर ऐसा होता है जो सब एक ही लाइन के अलोंग हो, मतलब जैसे कि एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल, वेक्टर ए हो गया, ठीक है, और ये वेक्टर बी हो गया, मतलब ये दोनों वेक्टर जो है चाहे उल्टा भी सही, लेकिन है क्या, एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में, तो ये सब आपस में कोलिनियर कहलाता है। जैसे ये एक उदाहरण के लिए हो गया, बी नंबर में एक ये है, वेक्टर ए है, और ये क्या है, वेक्टर बी, ये भी हो गया, जो सब क्या है, पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, एक दूसरे के क्या है, या तो पैरेलल है, समानांतर है, या फिर क्या है, हाँ एंटी पैरेलल है, तो वो सब आपस में क्या कहलाएगा, कोलिनियर। वैसा वेक्टर जो सब एक ही लाइन के अलोंग होता है वो सब आपस में कोलिनियर कहलाता है। इसके बाद जो है वो इंपॉर्टेंट चीज है कौन सा, यूनिट वेक्टर। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, ठीक है, ये 12th में भी बहुत काम आता है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। वेक्टर्स विच आर अलोंग सेम लाइन नॉन एज कोलिनियर वेक्टर, वेक्टर्स विच आर अलोंग सेम लाइन, अब ब्रैकेट में ये अलोंग सेम लाइन नॉन एज कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। इसके बाद यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर हम लोग को समझना है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है, बहुत ही खास चीज है, इसका इस्तेमाल हम लोग को 12th में भी होगा। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एक हो, जिसका मान एक हो, उसी को यूनिट वेक्टर कहते हैं। समझेंगे हम लोग, अभी यूनिट वेक्टर को बनाएंगे, सारा चीज जानेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में। इसको डिफाइन कर लेते हैं पहले, क्या लिखे कि अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, एक, उसको जिसका मान क्या हो, एक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर के बारे में अच्छे से समझते हैं हम लोग। देखो क्या होता है, जैसे कि इसका फॉर्मेशन पहले करते हैं, यानी कि इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। जैसे मान लिया जाए एक अपने पास वेक्टर है एफ बराबर, लिखना नहीं है, समझो अभी अच्छे से, 12th में काम देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम, ठीक है। देखो एफ बराबर अगर मान लिया जाए 20 न्यूटन
टुवर्ड्स नॉर्थ, एक वेक्टर है अपने पास, क्या है ये? 20 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किधर? नॉर्थ की तरफ, ठीक है। 20 न्यूटन का फोर्स उत्तर दिशा की ओर लग रहा है। अच्छा ठीक, अब देखो तो इसमें ऐसे मॉड डालने का मतलब क्या हो गया? वेक्टर एफ का मान, ये मॉड देने का मतलब क्या हो गया? वेक्टर एफ का मान, मान यानी कि उसका मैग्नीट्यूड, तो ये मैग्नीट्यूड यानी उसका मान कितना है भाई? 20 न्यूटन। और ये नॉर्थ क्या है? उसका डायरेक्शन, नॉर्थ क्या हो गया? डायरेक्शन। और ये 20 न्यूटन क्या है? उसका मान है, मैग्नीट्यूड है। अच्छा, अगर हम लोग एक काम करें ऐसा कि एक वेक्टर में यदि उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दें, एक वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दें, तो देखो क्या होता है। ठीक है, यहां पे क्या है? 20 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, अब भागा मान उसका कितना है? 20 न्यूटन। तो वेक्टर ऊपर में हो गया और नीचे क्या हो गया? उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये दोनों कट गया, देखो क्या आया? 1 टुवर्ड्स नॉर्थ, एक उत्तर दिशा की ओर, एक उत्तर दिशा की। अच्छा, तो यही ये इसमें डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? एक। ये एक अब कहलाएगा क्या? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्मॉल लेटर में, ये सब कैपिटल कैपिटल है, स्मॉल लेटर में एफ लेंगे और उसके ऊपर ऐसे कैप दे देंगे। स्मॉल लेटर के ऊपर ऐसे कैप देने का मतलब हो गया कि वह एक यूनिट वेक्टर है, उसका मान क्या होगा? एक, उसका मान। अच्छा, तो ये अब हमारे पास एक यूनिट वेक्टर आ गया, 1 टुवर्ड्स नॉर्थ। तो यूनिट वेक्टर को बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? एक वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग देंगे, ऐसा करने पे हमको क्या मिलेगा? एक यूनिट वेक्टर। ठीक है, और जो यूनिट वेक्टर मिलेगा उसका डायरेक्शन वही होगा जिससे हमने वेक्टर, यूनिट वेक्टर बनाया है। वेक्टर एफ के मदद से ही हम लोग यूनिट वेक्टर बनाए, तो यूनिट वेक्टर जो आया उसका डायरेक्शन वही मेन जो वेक्टर है उसी के दिशा में होगा जिससे हमने यूनिट वेक्टर को क्रिएट किया है, बनाया है। ठीक है, क्या बोले? यूनिट वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन एज ओरिजिनल वेक्टर, जो ओरिजिनल वेक्टर था पहले, ठीक है, वही डायरेक्शन किसको मिलेगा? यूनिट वेक्टर को। वही डायरेक्शन किसको? यूनिट वेक्टर को मिलता है। अच्छा, यूनिट वेक्टर का यूज भी होता है थोड़ा, यूनिट वेक्टर का एक यूज भी है, उसको भी समझते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड दिया हुआ, ठीक है, उसके पास डायरेक्शन नहीं है, स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं, मतलब किस दिशा में है ये हमको नहीं मालूम। अगर हम उसको एक दिशा दे दें तो दिशा देने से स्पीड जो है वो हमारा बन जाएगा वेलोसिटी, यानी कि वेग। चाल हमारा किस में बदल जाएगा? वेग में, यानी कि स्पीड हमारा क्या बन जाएगा? वेलोसिटी। देखो इसका यूज देखो, समझो। जैसे कि हमारे पास मान लिया जाए v बराबर 15 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या है? स्पीड है, चाल है, ये हमारा स्पीड है। अच्छा, कोई यूनिट वेक्टर है अपने पास, यू कैप से एक यूनिट वेक्टर को हम लोग मान लिए यू कैप 1 टुवर्ड्स साउथ है कुछ, ये अपने मन से कोई एक यूनिट वेक्टर लिए हैं, ये अपने मन से मान लिए कोई एक यूनिट वेक्टर है हमारे पास 1 टुवर्ड्स क्या? साउथ। अच्छा, और ये v बराबर 15 मीटर पर सेकेंड, ये अभी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये अभी क्या है? एक स्केलर है, ये क्या है? स्केलर है। अगर हम लोग एक काम ऐसा कर दे, इसका यूज में ही हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, यूज ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का यूज देख रहे हैं हम लोग। यदि हम लोग स्केलर में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो देखो तो जरा सा, 15 मीटर पर सेकेंड गुना यूनिट वेक्टर 1
टुवर्ड्स साउथ, यानी एक दक्षिण दिशा की ओर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू इतना कितना हो जाएगा, ये 15 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ। तो अब हम लोग क्या किए, इसी 15 मीटर पर सेकेंड को एक डायरेक्शन दे दिए। यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करके हम लोग किसी स्केलर को क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं। अच्छा, सबको डायरेक्शन देना पॉसिबल नहीं है, कुछ कुछ को ही डायरेक्शन देना पॉसिबल हो पाता है। तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अब हमारा भी क्या बन जाएगा, वेक्टर। ये भी के ऊपर ऐसे तीर देने का मतलब अब भी जो है वो हमारा क्या बन गया है, एक वेक्टर बन गया है। तो क्या कर सकते हैं, किसी स्केलर में यदि हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या चीज में बदल जाएगा, वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर वाला 12th में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अच्छा, तो एक ये यूनिट वेक्टर में बात किए, फिर ये समझे, आगे समझते जरा। देखो, तो अभी अभी हम लोग क्या जाने जरा, तो एक बार नोट डाउन कर ले। किसी वेक्टर में यदि हम भाग देंगे उसके मैग्नीट्यूड से, ऐसे मॉड डालने का मतलब उसके मैग्नीट्यूड से, उसके मान से, तो हमको क्या मिलेगा, एक यूनिट वेक्टर। ये स्मॉल लेटर में हम लोग यूनिट वेक्टर को जब भी दर्शाएंगे तो स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जो नॉर्मल वेक्टर को दर्शाएंगे तो कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या चीज समझे हम लोग, वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या, इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमको क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर। अच्छा, इस यूनिट वेक्टर का वही डायरेक्शन होगा जो इस मेन वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है। ये छोटा छोटा सा बात है, लोग को नोट डाउन करना है, ठीक है, लिखा जाए इसको। तो चलो देखो आगे, इसके बाद ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर या यूं कहें कि रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर क्या होता है उसको समझते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर ये एक प्रकार का परपेंडिकुलर के लिए एक सिनोनिम्स हो गया, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ऐसा भी कह सकते हैं। ये है क्या, इसको समझते हैं। जैसे मान लिया जाए ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, एक्स वाई जेड, जेड तो इधर होता है ना, ऐसे परपेंडिकुलर ना। अगर कोई यूनिट वेक्टर, ध्यान से सुनो, अगर कोई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के दिशा में हो तो उसको हम लोग आई कैप से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। यदि कोई यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस के दिशा में हो तो उसको जे कैप से डिनोट करते हैं, और यदि कोई यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस की तरफ हो तो उसको के कैप से दर्शाते हैं, एक्स वाई जेड आई जे के, ठीक है। और अगर निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हुआ तो माइनस आई कैप, ठीक है। और अगर निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ हुआ तो उसको क्या करेंगे, माइनस जे कैप। और निगेटिव जेड एक्सिस की तरफ हुआ तब माइनस के कैप, ऐसे करके एक्स वाई जेड आई जे के। समझो जरा इसको। जैसे कि अगर मान लिया जाए कहीं लिखा हुआ है F बराबर, यानी कि फोर्स है वो हमको दिया हुआ है 20 आई न्यूटन, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स क्या चीज हुआ, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। न्यूटन से समझ गए कि फोर्स है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस के तरफ ना। इट मीन्स फोर्स इज 20 न्यूटन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, ये इसका मतलब हुआ। अगर मान लिया जाए ऐसे लिखा हुआ हो v बराबर -3 जे कैप मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस। क्या इसका मतलब यही हुआ कि वेलोसिटी जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड है, माइनस जे कैप का मतलब
निगेटिव वाई एक्सिस के तरफ। समझे बात? यहां पे हम लोग को वेलोसिटी -3 मीटर पर सेकेंड नहीं लिखना है, वेलोसिटी क्या लिखना है 3 मीटर पर सेकेंड ही, लेकिन ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि निगेटिव वाई एक्सिस के तरफ। माइनस सिर्फ क्या बताने के लिए है, निगेटिव वाई एक्सिस, -j माने निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, सिर्फ यही चीज के लिए। तो ये इस प्रकार से हमारा यूनिट वेक्टर का काम खत्म हो गया। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान रहे कि अगर इस तरीके से लिखा रहेगा आई कैप है, इसका अगर ऐसे मॉड दिए तो इसका मान क्या होगा 1। यूनिट वेक्टर है ना आई, उसका मॉड माने उसका मान क्या होगा 1। अगर इस तरीके से कभी कभी लिखा रहता है जे लिख करके, ऐसे कैप ना दे करके कभी कभी ऐसे भी कर देता है, तो जे है उसके ऊपर छोटा सा एरो है, तो भी समझना ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर ही है। ठीक है, यूनिट वेक्टर ही। इसी को क्या हम लोग समझेंगे, जे कैप। कभी कभी ऐसे भी लिखा रहे छोटा अल्फाबेट में तो समझना है यूनिट वेक्टर जैसा। आई जे के को इस तरीके से कहीं कहीं दिखा देता है। अगर ऐसे लिखा हुआ रहे जे कैप तो इसका मॉड क्या आएगा 1। यूनिट वेक्टर का जो मान आता है वो कितना होता है 1। अच्छा, तो ये सब छोटा छोटा चीज ध्यान देना हम लोग को। लिख लो इसको, लाइन इसमें ऐड किए हैं कि यूनिट वेक्टर के पास कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। मतलब जैसे अभी अभी हम लोग यूनिट वेक्टर बनाए, ठीक है, यूनिट वेक्टर जो अभी हम लोग बनाए थे उसमें जरा देखो तो, यूनिट वेक्टर जो अभी हम लोग बनाए तो कैसे बनाए थे, जरा देखो तो क्या किए थे। यूनिट वेक्टर बनाने के लिए एक वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग दिए थे, तो ये 20 न्यूटन कट गया, न्यूटन भी तो कटा ना, तो क्या बचा 1 टुवर्ड्स नॉर्थ, 1 उत्तर दिशा की ओर। इसमें न्यूटन तो बचा नहीं है ना, न्यूटन क्या है यूनिट है, मात्रक है, तो न्यूटन भी कट गया, यानी मात्रक भी उसका क्या हो गया कट गया। डायमेंशन और यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। यूनिट वेक्टर जो हम लोग क्रिएट करते हैं उसके पास कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। याद रहे, यूनिट वेक्टर खुद क्या होता है यूनिट लेस होता है। यूनिट वेक्टर के पास कोई यूनिट नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता है। ये चीज हो गया। अब हम लोग को एडिशन ऑफ वेक्टर समझना है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसका बहुत ज्यादा यूज होता है 12th में। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो। वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11th 12th का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़